अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दरमियान एतमाद के फुकदान के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि अभी भी ये डिस्कशन चल रही है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही। उसकी वजूहात क्या हैं? 3-4 वजूहात हैं। वैसे तो एक ही वजह है, वो है पीपल्स पार्टी की जानिब से वादा खिलाफियाँ। पीपल्स पार्टी कमिटमेंट कर रही होती है अपोजिशन के साथ, पीडीएम के साथ, या माजी में पीपल्स पार्टी ने कहां कहां हाथ किया है अपोजिशन के साथ। इस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें, हकायक जो हैं वो सामने रखूंगा, जिसकी वजह से अपोजिशन की जमातों के दरमियान एतमाद का फुकदान रहता है। माजी में जो कमिटमेंट्स, वादे वईद किए गए हैं अपोजिशन के साथ पीपल्स पार्टी की जानब से, स्पेशली आसिफ अली जरदारी की जानब से। पीपल्स पार्टी का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी मीन्स आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कहीं मैटर इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि फैसला साज जो शख्सियत है वो है आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो ज़ाहिर है अभी सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग हो रही है आसिफ अली जरदारी की जानब से। तो वो उनको यही सिखा रहे हैं कि वादा खिलाफियाँ करें अपोजिशन के साथ, धोखाधड़ी करें अपोजिशन के साथ, नुकसान पहुँचाएं अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को तकसीम किस तरह करके रखा हुआ है पीपल्स पार्टी ने। तो कुछ हकायक जो हैं मैंने नोट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आसिफ अली जरदारी का, आपको याद होगा, सबसे पहला वादा, बड़ा वादा जो किया था और उसकी खिलाफ वर्जी की थी, वो था मुआहदे भूरबन। वो नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ किया गया था आसिफ अली जरदारी की जानब से भूरबन में। उसके खिलाफ जब वादा खिलाफी की तो आसिफ अली जरदारी से जब पूछा गया था कि आपने ये कमिटमेंट की थी नून लीग के साथ, आपने वादा खिलाफी की है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सियासी मुआहदा था, कोई कुरान की आयत या हदीस थोड़ी थी कि मैंने तोड़ दिया तो कोई आसमान टूट गया। तो आसिफ अली जरदारी ने ये एतराफ़ किया था कि हाँ जी मैंने तोड़ दिया है वादा। इसके अलावा एक और इशू आया था जब ये हुकूमत बन रही थी 2018 में। अपोजिशन जमातों ने, पीपल्स पार्टी, ये नून लीग का, नवाज शरीफ का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का अपना उम्मीदवार लाए और हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से जब ये बात की गई तो आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, नून लीग पहले नंबर पर बड़ी पार्टी है हुकूमत के बाद, यानी पीटीआई के बाद कौमी असम्बली में नून लीग बड़ी पार्टी है। यह आसिफ अली जरदारी ने कहा था 2018 में जब हुकूमत साजी हो रही थी कि नून लीग का ये राइट बनता है कि वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाए। तो नून लीग को जब कहा गया तो नून लीग ने फिर शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार लाया। उसके बाद फिर आया सदर का मरहला आया। तो पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी मुशावरत के, अपोजिशन इंतज़ार कर रही थी, मौलाना इंतज़ार कर रहे थे, नवाज शरीफ इंतज़ार कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी शायद मशवरा करेगी हमसे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बगैर मुशावरत के एतजाज़ अहसन को सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। तो नून लीग हैरान रह गई, मौलाना भी हैरान रह गए थे। तो फिर नून लीग को मौलाना ने कहा कि मौलाना इस तरह है कि एतजाज़ अहसन को तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि एतजाज़ अहसन के नून लीग के साथ एक पर्सनलाइज मामलात हो गए हैं। एतजाज़ अहसन और नून लीग एक दूसरे को ज़ाती दुश्मनी की लेवल तक ले गए हैं। तो नून लीग ने कहा कि भाई एतजाज़ अहसन को हम तो वोट नहीं देंगे। तो मौलाना को कहा गया कि मौलाना इस तरह करें कि आप उम्मीदवार बन जाए सदर के और हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। आसिफ अली जरदारी आपके दोस्त हैं, तो आसिफ अली जरदारी को अगर आप कहेंगे तो वो एतजाज़ अहसन को आपकी वजह से शायद वो विड्रा कराएं, सरेंडर कराएं। मौलाना ने भी कहा कि चलें ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। मौलाना उम्मीदवार बन गए और ये पीपल्स पार्टी अभी तक ये सवाल करती है कि मौलाना कैसे उम्मीदवार बन गए वगैरह। मौलाना इस तरह उम्मीदवार बने थे। तो मौलाना ने फिर आसिफ अली जरदारी को कहा कि चले मैं उम्मीदवार आ जाता हूँ, आ गया हूँ, नून लीग मुझे सपोर्ट कर रही है, आप भी सपोर्ट करें, एतजाज़ अहसन को विड्रा कराएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया और मौलाना के 1000 कोशिशों के बावजूद आसिफ अली जरदारी नहीं माने और अपोजिशन को इस तरह तकसीम करके रख दिया ताकि हुकूमत का जो हुकूमत के जो सदारती उम्मीदवार थे आरिफ अलवी साहब, वो उनकी जो जीत है, कामयाबी है, वो यकीनी बन सके।
ظاہر ہے اپوزیشن تقسیم ہوگی، پیپلز پارٹی کے الگ امیدوار اور اپوزیشن باقی جو ہے نون لیگ اور جے یو آئی کے الگ امیدوار، دو امیدوار اپوزیشن کے کھڑے رہیں گے، ادھر سے حکومت کا ایک، تو سیدھی سی بات ہے اپوزیشن کے ووٹ تقسیم ہو گئے۔ پھر عارف علوی کی جو کامیابی ہے وہ یقینی بنائی تھی آصف علی زرداری نے، یعنی اپوزیشن کو تقسیم کر کے۔ اس کے بعد مرحلہ آیا جی سینٹ کے الیکشن کا۔ یوسف رضا گیلانی کو یہ اچانک ملتان سے یہاں ووٹ ان کا ٹرانسفر کرا دیا، اچانک، یعنی کل آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی سینٹ کے الیکشن کی۔ مجھے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے ایک بڑے اہم ترین ممبر نے مجھے خود بتایا تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے بتایا تھا کہ پارلیمانی بورڈ میں یوسف رضا گیلانی کا نام ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ میں یوسف رضا گیلانی کا بطور سینٹ کے امیدوار نام ہی ڈسکس نہیں ہوا تھا۔ اچانک یہ 2 دن پہلے فیصلہ آصف علی زرداری کرتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کا ہنگامی بنیادوں پر ملتان سے ووٹ ٹرانسفر کرا دیتے ہیں یہاں پہ، اور قومی اسمبلی میں ان کو کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں اور اپوزیشن سے رابطہ کر لیتے ہیں، مولانا سے، نواز شریف سے، کہ جی یہ پی ڈی ایم کے امیدوار کے طور پر ہم سامنے لاتے ہیں اور میں نے معاملات سیدھے کر دیے ہیں اور ہم جیت جائیں گے۔ ان کو لالی پاپ دیا، ان کو کہا کہ بھئی سینٹ کے چیئرمین کا بھی سیٹ ہم لے لیتے ہیں، ڈپٹی چیئرمین بھی ہم لے لیں گے، اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہوگا، تو آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ مولانا اور نواز شریف بھی کھڑے ہو گئے ان کے سپورٹ میں، اور پھر آپ نے دیکھ لیا یوسف رضا گیلانی جس کے پاس اکثریت نہیں تھی قومی اسمبلی میں، کم تعداد تھی، اقلیت میں تھے اپوزیشن کے ارکان، لیکن یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ ان کو انہوں نے ایک تو بغیر مشاورت کے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، اور اچانک اس کے بعد مشاورت بعد میں یہ جو پی ڈی ایم کے امیدوار بنے تھے یہ بعد میں بنے تھے، پہلے انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، تو گیلانی صاحب کو جتوا دیا۔ پھر سینٹ میں چیئرمین سینٹ کا معاملہ آیا اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن، اور تو وہاں پہ پھر کمٹمنٹ ہوئی پی ڈی ایم میں، دعائے خیر ہوئی ہے، میاں افتخار نے دعائے خیر کرائی ہے۔ میاں افتخار پی ڈی ایم کے ترجمان تھے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کمیٹی قائم کی گئی شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، جس میں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو شامل کیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف کمیٹی کی میٹنگ میں گئے ہیں اور وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ کا تو پہلے سے ہی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں طے ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے، اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو دینا چاہیے عہدہ، اور ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہو گیا تھا کہ مولانا عبدالغفور حیدری ہوں گے جے یو آئی کے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا معاملہ پینڈنگ میں کر دیا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ یہ کمیٹی جو بنا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، جس میں میاں افتخار تھے پی ڈی ایم کے ترجمان اے این پی کی طرف سے، اور شاہد خاقان عباسی نون لیگ کی طرف سے، اکرم خان دورانی جے یو آئی کی طرف سے، اور راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ کمیٹی میں باقی جماعتیں بھی تھی، ہر جماعت کا ایک ممبر تھا، لیکن بڑی جماعتوں کے یہ ممبران تھے۔ دوسرے دن ہی شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ میٹنگ کی گئی، راجہ پرویز اشرف وہاں پہ گئے، وہاں پہ طے ہو گیا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے نون لیگ کو دیا جائے گا، اور نون لیگ جس کو بھی دے، نون لیگ کی طرف سے نام آ گیا جی اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے امیدوار ہوں گے نون لیگ کے، لیکن اپوزیشن نے وہاں پہ فیصلہ کر کے دعائے خیر کر دی، دعائے خیر میاں افتخار نے کرائی۔ اس کے بعد میاں افتخار نے پریس ریلیز جاری کیا، واٹس ایپ گروپ میں میاں افتخار نے خود جاری کیا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ کو دیا جائے گا، اور راجہ پرویز اشرف بھی شریک تھے، دعائے خیر کی گئی ہے۔ بعد میں جب الیکشن ہوا چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، وہ بھی بڑا ڈرامائی انداز میں، اس میں بھی آصف علی زرداری کی ہی گیم سمجھی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں ابھی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آصف علی زرداری وہاں پہ بھی ڈنڈی مار گئے، وہاں پہ بھی ہاتھ کر گئے اور گیلانی صاحب کو ہروا دیا، لیکن گیلانی صاحب کو ووٹ پورے پڑے، یعنی ووٹ زیادہ دلوائے گئے۔ جو جتنے ووٹ گیلانی صاحب کو پڑے اتنے ووٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کو نہیں پڑے، 4-5 ووٹ کم پڑے۔ وہ 4-5 ووٹ کس نے کیوں کم پڑے مولانا حیدری کو؟ اگر گیلانی صاحب کو جتنے ووٹ پڑ رہے ہیں تو اتنے حیدری صاحب کو بھی پڑھنے چاہیے تھے، لیکن حیدری صاحب کو اور بھی 4-5 ووٹ کم دیے گئے،
तो आसिफ अली जरदारी ने एक्चुअली यूसुफ रज़ा गीलानी को जितवाना ही नहीं था सेनेट चेयरमैन के लिए के तौर पर। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कमिट अलग की हुई थी कि संजरानी को, सादिक संजरानी को ही बनाना है मैंने, और हमने अपने लोगों को हरवाना है, और फिर बाद में नून लीग से अपोजिशन लीडर का ओहदा छीनना है, क्योंकि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को मिले, क्योंकि नून लीग के पास कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर का ओहदा हो, फिर सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का ओहदा हो, तो ये उस वक़्त बयानिया नवाज शरीफ का मिर्च मसाला कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। बयानिया में इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर DGISI के जनरल फैज़ हमीद के, आर्मी चीफ जनरल बाजवा के नाम ले लेकर तनकीद करते थे। तो उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज़ाराई नून लीग की उरूज पे थी, और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि दूसरे ऐवान में भी अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को मिले। ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी। तो आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर अपना किरदार अदा किया, और वहाँ पे अपोजिशन को धचका दिया, नुकसान पहुँचाया। उसके बाद फिर जब हार गई अपोजिशन, और इस्टेब्लिशमेंट का काम भी कर दिया कि अपोजिशन को भी हरवाया, और सादिक संजरानी जो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार समझे जाते हैं उनको जितवा भी दिया। पहले भी आसिफ अली जरदारी ही लाए थे ना, पहली दफ़ा संजरानी जो चेयरमैन सेनेट बने थे, उस वक़्त पीपल्स पार्टी और PTI के लोगों ने वोट देकर जो है सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया था। तो सादिक संजरानी, आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका एक उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर किरदार अदा किया, और अपोजिशन को भी तकसीम करके हरवा दिया, और इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार को भी जितवा दिया। फिर बाद में फिर मुकर भी गए मुआहदे से, वादा खिलाफी भी कर दी, और कहा जी देखें जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी जी कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, तो मेरे उम्मीदवार को वोट आप लोगों ने नहीं दिए, तो अब मैं भी मुकर रहा हूँ। यार ये क्या बात हुई? आपने खुद अपने उम्मीदवार को हरवाया जरदारी साहब, और आप फिर अपोजिशन पे वो इल्ज़ाम लगा के उनसे अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छीन रहे हैं। तो उस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, नून लीग ने, मौलाना ने, PDM की जमात ने, कि भाई ये तो कमिटमेंट इस तरह की नहीं थी, कमिटमेंट वादा खिलाफी न करें। ये पीपल्स पार्टी को कहा गया। पीपल्स पार्टी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए कि नहीं जी देखो जी, कौमी असम्बली में बड़ी जमात जो है अपोजिशन की, बड़ा लार्जेस्ट एक जमात जो है वो नून लीग है, तो अपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास है। सेनेट में हमारी जमात सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी, तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? पीपल्स पार्टी ने भाई होना चाहिए, तो ये पहले बात क्यों नहीं कर रहे थे खुदा के बंदो? ये पहले कमिटमेंट क्यों की नून लीग के साथ, अब PDM के साथ पहले न करते ना, अगर इस तरह का आपके जहन में था। लेकिन बाद में फिर राजा परवेज अशरफ ने एक बयान भी जारी किया, हाँ जी मैं तय तो करके आया था, ये पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर से जारी हुआ था ऑफिशियल बयान। राजा परवेज अशरफ कहा जी मैं तय करके आया था, लेकिन सूरत हाल बिगड़ गई, बाद में हालात चेंज हो गए, हमारे उम्मीदवार हार गए, तो हम भी इसीलिए कमिटमेंट पर पूरे नहीं उतरे। बाद में फिर आगे चल के राजा परवेज अशरफ बिल्कुल भी मुकर गए कि जी कोई ऐसी मैं कमिटमेंट नहीं करके आया था। यानी 3-4 दफ़ा मौक़िफ़ बदला पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफियाँ बहुत ज़्यादा की हैं। तो अब इसके अलावा भी और भी वादा खिलाफियाँ हैं। मुआहदे भूरबन से लेके मैं अब 50 वादा खिलाफियाँ आसिफ अली जरदारी की गिनवा सकता हूँ, जिसकी वजह से अपोजिशन की जमातें जो हैं उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ ने इदारों के नाम सरबराहों के नाम ले लेकर तनकीद, गुजरांवाला जलसे में पहली दफ़ा नाम लिया था, नवाज शरीफ ने इदारों के सरबराहान के नाम लेकर तनकीद की थी। उसके बाद कई जलसे हो गए, कराची का जलसा भी हो गया, कुछ और भी जलसे, फिर कोयटा में जलसा हो गया। कोयटा जलसे में बिलावल साहब नहीं आए थे। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे बिलावल साहब, 32 दिन इलेक्शन चलाने गए थे, वहाँ पे थे। तो वहाँ से जब अचानक वापस आ गए, और वापस आ गए, जाहिर है वापस आए तो कोई मुलाकात की होगी ना कहीं। तो उसके बाद दूसरे दिन आज बिलावल साहब ने कहा जी देखें नवाज शरीफ साहब ने इदारों के सरबराहों के नाम लेना शुरू किए हैं, मुझे तो हैरत हो रही है जी कि इदारों के सरबराहों के नाम लेने का फैसला कहाँ पे हुआ था? बिलावल साहब, नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा नाम लिया था गुजरांवाला जलसे में इदारों के सरबराहान का,
उस वक़्त आपने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके बाद 2-3 और जलसे हो गए, उस वक़्त आपने कभी एतराज़ नहीं किया। कोयटा का जलसा हो गया, उसमें आपने एतराज़ नहीं किया। आपने ये अचानक एतराज़ कहाँ से आ गया? आपने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था कि ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये नवाज शरीफ का ज़ाती मौक़िफ़ हो सकता है। तो इस्टब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के बारे में ये तसर आम है कि ये इस्टब्लिशमेंट की पिच पर खेलती रही है, इस्टब्लिशमेंट की आलाकार बनी हुई है। अभी ये जो लॉन्ग मार्च लेके आ रही है ना, ये भी इसीलिए लेके आ रही है कि भाई हमारे ऊपर इस्टब्लिशमेंट की छाप लग चुकी है पीपल्स पार्टी पे। जो एंटी इस्टब्लिशमेंट पार्टी समझी जाती थी वो प्रो इस्टब्लिशमेंट बन गई है, और जो प्रो इस्टब्लिशमेंट नून लीग जिसको समझा जाता था वो एंटी इस्टब्लिशमेंट गई है। उल्टा काम हो गया है इन सियासी जमातों में। तो पीपल्स पार्टी ये छाप उतारने के लिए कि इस्टब्लिशमेंट की आलाकार है या इस्टब्लिशमेंट की पिच पर खेल रही है, इस लेबल को उतारने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये लॉन्ग मार्च भी शुरू किया है और तहरीक अदम एतमाद का काम भी शुरू किया है। लेकिन मिसट्रस्ट ज़रूर है अपोजिशन जमातों में, और उसकी वजूहत ये जो मैंने आपके साथ बयान किए हैं, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की वादा खिलाफियों की वजह से अपोजिशन में एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी ऑन बोर्ड हैं, काम बिगड़ा नहीं है अपोजिशन का। और मैंने ये विला काम बिगाड़ने के लिए भी नहीं किया है, लेकिन ये अपने व्यूअर्स को ज़रूर मैंने कहा याद दहानी के तौर पर आपको बताऊं कि भाई ये क्यों मिसट्रस्ट है, एतमाद का फुकदान क्यों है। लेकिन मामलात उसके बावजूद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जिस तरह 2018 का इलेक्शन रिज़ल्ट आसिफ अली जरदारी कहते हैं ना कि भाई हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम कबूल करते हैं, इसी तरह अपोजिशन भी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ फिर अभी मामलात बना रही है। देखते हैं पीपल्स पार्टी इस दफ़ा अपोजिशन के साथ क्या हशर करती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।